अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि साइंस का 30 क्वेश्चन आएगा, 30 को 30 क्वेश्चन यहीं से आएगा और इसी चैनल से आएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना तो आपको भूलना नहीं है। एक वीडियो बन गया है, 100 क्वेश्चन देख लीजिए जाके, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं 101 से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं और अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? ध्यान देंगे, अवोगैड्रो संख्या। कौन सा? अवोगैड्रो संख्या। देखिए सवाल क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। एक मोल में मौजूद परमाणु या अणु या आयन की संख्या को डिफिनीशन है, ठीक है, अवोगैड्रो संख्या की, ध्यान रखना है, हर जगह मिलेगा आपको, ध्यान देंगे। देखिए 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा? 90 ग्राम जब पानी है उसके मोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मोलों की संख्या निकालना सीखना है तो कमेंट करिएगा, इसका वीडियो बता देंगे मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है। अगला, एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 2। आप जानते हैं ऐसे होता है, ठीक है, बस वही से 2 हो गया। अगला क्वेश्चन, सोडियम के 69 में सोडियम के 3 मोल हुए हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? देखिए 69 है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 नंबर। क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 10 मोल होते हैं। 106, नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद हैं? तो क्या बताएंगे दोस्तों? नाइट्रिक एसिड क्या होता है, आप ध्यान देंगे, ठीक है, 10 के पावर 26 है, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका आंसर। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ध्यान रखना है। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 25 सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है? H2SO4। इसमें कितने मोल होते हैं? अब बता देंगे, 0.255। किसी भी पदार्थ के अणु में 6.02 10 के पावर 23 है कण शामिल है। यदि CO2 में 3 पॉइंट इतना है का मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आप बता देंगे कौन सा? 0.5। अगला देखिए SO2, जो SO2 है और SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? देखिए इसका भी आप निकाल सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 3.613। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो अब क्या बताएंगे? 10 मोल। कितने मोल हैं? 10 मोल हीलियम में। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? अब क्या बता देंगे दोस्तों? 3.01 इंटू 10 के पावर 23। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो अब बता देंगे कितना होता है? 440। अवोगैड्रो की संख्या 6.02 10 के पावर 23 मोल है, तो किसी त्रिमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो अब क्या बता देंगे दोस्तों? फर्स्ट नंबर ऑप्शन 6.02 10 के पावर 22। CH1 के 0.1 मोल की द्रव्यमान कितना होगा? देखिए सब मोल पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे? आंसर निकालते जाएंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताइए कि तत्व एक मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? एक मोल में कार्बन 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होती है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो आप बता देंगे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 अणु। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो आप बता देंगे सल्फर का 0.5 मोल। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? जो 60 ग्राम हीलियम होता है मोलों की संख्या 15 मोल हो जाएगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? तो बता देंगे कितनी है? 3 है। हीलियम के
52 ग्राम में अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु होते हैं दोस्तों? 13। अवोगाद्रो संख्या सोडियम का अर्थ क्या है? अवोगाद्रो संख्या में Na का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। अवोगाद्रो संख्या के समतुल्य है, क्या है? 6 इंटू 10 की पावर 20, ये 23, ध्यान रखिएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? नो। कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी? अब क्या बता देंगे? 2। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। 3 इंटू 10 के पावर 23। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? अब बताइए। कार्बन में 1 होते हैं, आयोडीन में कितने होते हैं? आयोडीन NaCl हो गया, ठीक है। लोहा में Fe, तो देखिए लोहा में क्या हो जाएगा? 2 यूज होता है, यानी कि Fe। ध्यान देखिए, फ्लोरीन के F, 2 अक्षर पूछ रहा है तो Fe लोहा का होता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो आप क्या बता देंगे? ब्रिजिलियस। कौन हो जाएगा? ब्रिजिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि प्रतीक और तत्व में 1 या 2 अक्षर बने होते हैं? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिजिलियस ने सुझाव दिया था कि प्रतीक और तत्व में 2 अक्षर होता है, तो क्या हो जाएगा? ब्रिजिलियस। सेम क्वेश्चन आया, कई बार आया हुआ है। केवल 1 अक्षर किसमें है? तो हो जाएगा वो कार्बन। तांबा, कॉपर, क्लोरीन सब में 2-2 अक्षर है, उसमें 1 अक्षर है। दिया गया प्रतीक का तत्व प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, 132 नंबर। अब देखिए, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जा सकता है, तो क्या कहेंगे? बड़े अक्षरों में। जैसे देखें तो Fe, सोडियम, Na, इन बड़े अक्षर में लिखा जाता है पहला अक्षर, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु बोले तो सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर। निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातुओं का यानी कि सेमीकंडक्टर का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है, यानी अर्ध धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? उपधातु मतलब कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा एंटीमनी। एंटीमनी हो जाएगा उपधातु। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जर्मेनियम चाहे सिलिकॉन। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? अधातुओं की प्रकृति में विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बंध बनती है। जैसे बताइए, ग्रहण कोई करे, कोई किसी से कर्जा लेगा, जो लेगा और ऋणात्मक हो जाएगा, वही चीज बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है तो हो जाएगा सेलेनियम, बाकी सब क्या है? उपधातु है। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? कौन सा धातु नहीं है? देखिए, धातु मतलब कौन सा नहीं है? धातु हो जाएगा सिलिकॉन नहीं है, क्या है? अधातु मतलब सेमीकंडक्टर है, मतलब उपधातु है। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन सही व्याख्या करता है? तो देखिए, सही व्याख्या कौन करता है? धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ठीक है। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो पॉजिटिव बनेंगे, लेंगे तो ऋणात्मक, वही है। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है? धनायन का लक्षण होता है। कि प्राकृतिक विद्युत धनात्मकता होती है, किसकी विद्युत धनात्मकता होती है? तो आप कहेंगे धातुओं की। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो आप क्या बताएंगे? संरोधनता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तार के रूप में ढाला जा सकता है, तार के रूप में। प्राकृतिक में विद्युत धनात्मकता होती है, तो आप क्या बता देंगे? धातुएं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पथ का आकार क्या होता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पथ का आकार होता है वक्र होता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनमें पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? तो क्या कहेंगे? अधात्वर्धीनता, मतलब कि मेलिएबिलिटी।
धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे विलेयता। पतले रूप से ना क्या हो जाएगा? तन्यता। ये धातुओं की पतली चादर, देखिए एबीसी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही समझ में आ जाएगा। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए क्षमता को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा अधात वर्धीनता। पीट पीट के चादर बना दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो क्या बता देंगे? 3 नंबर, यानी कि इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलत है। धातुएं अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती हैं, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक विद्यमान होती है, वो क्या हो गया? मुक्त स्थिति में। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? कौन सा अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ऐसा थोड़ी है, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो क्या कहेंगे दोस्तों? ठोस और द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है अधातु। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी धातु तरल में होते हैं और मुलायम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है? तो आप क्या कह देंगे? आपका एजी यानी सिल्वर सबसे लचीली है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। रेलवे का ट्रैक देखते हैं, वो करिया करिया रहता है, वो कार्बन मिला दिया जाता है उसमें, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। सबसे तन्यशील धातु कौन सा है? अब क्या कहेंगे? सोना। यही मतलब सोना। सोना बहुत तन्य होता है, जितना पतला बनाइए। मेलिएबल के गुण के 10 दर्शाता है, तो मेलिएबल के गुण क्या दर्शाता है? धातु है। ये बताओ, धातु को पीटोगे तो चादर बन जाएगा, लकड़ी को पीटोगे, गैस को पीटोगे, चादर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। मेलिएबल का गुण धातु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो बता देंगे सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में गैलियम होता है। लेंगे हाथ में, लिक्विड बन जाएगा। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका धात्विक चमक। धातुएं अधार्तवर्धनी और कोमल होती हैं क्योंकि क्या हो जाएगा इसका? धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चिपटा किया जा सकता है अधात्वर्धीनता कहलाता है। इनमें कौन सा धात्वर्धीनता का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कह देंगे आप कौन सा? ये वाला इंडियम पन्नी, ठीक है, नहीं है। बाकी सोना का है, सब है, चांदी है, सब है, लिथियम। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो कह देंगे बेसिक होते हैं। अधातुएं कच्ची ताप पर तरल होती हैं, तो कौन सा धातु है? कच्ची ताप पर तरल होती है, ब्रोमीन। एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? फिर ब्रोमीन। देखिए एक ही सवाल को कितने प्रकार से पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जो सोलर पैनल होता है, छत पे लगा होता है, इसमें कौन सी धातु होती है? तो सिलिकॉन की लगी रहती है। अधातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में होते हैं, इसको क्या बता देंगे आप? अम्लीयता। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अम्लीय। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गैलियम और आर्सेनिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? कौन सी एक उपधातु है
हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु हैं, ध्यान रखिएगा। ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। कौन सा ऐसा है कि जो कि ऋणावेशित आयन बनाता है? यौगिक। जैसे मान लीजिए NaCl है, Cl क्या हो गया? माइनस हो गया। इसी तरह थोड़ा समझ लीजिए, यौगिक उसे कहते हैं जो 2 एलिमेंट मिलकर बने तो मिलकर यौगिक। अधातुओं के गुण धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो हो जाएगा चालक। कहाँ चालक लोग? भंगुर उंगुर होता है लेकिन चालक लोग नहीं होता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? उपधातुओं का गुणधर्म कौन सा है? तो हो जाएगा आपका आंसर अर्धचालक। अर्धचालक क्या हो जाएगा इसका आंसर? धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें विद्युत सारे ढीले अबंध होते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। अच्छी सुचालक इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत पहचानना है कौन सा है। तो हो जाएगा अधातुएं क्या है? धनायन बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधापातन अर्धपातन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, ठीक है, कौन करता है? तो क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड, NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? इसमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो आप कह देंगे कौन सा नहीं है? बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है। बर्फ को गर्म करेंगे पानी हो जाएगा, इसको गर्म करेंगे उड़ जाएगा, इसको भी गर्म करेंगे उड़ जाएगा। कपूर को जलाते थे क्या? डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, वही पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बर्फ। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्यंदन। ध्यान रखिएगा, निस्यंदन। जल शोधक में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर यानी विपरीत परासरण। विपरीत परासरण। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या बता देंगे? रिवर्स स्मोसिस यानी रिवर्स परासरण जल को शुद्ध करने में के लिए किया जाता है। इसी को आरओ कहा जाता है। आरओ सुने होंगे, आरओ का पानी पीना है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि रिवर्स परासरण, ठीक है, इसी को आरओ कहा जाता है, पानी पीने वाला। घर घर में लगा रहता है, देखते होंगे। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कम प्रतिक्रियाशील और उभयतिर ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। विलवणीकरण और डिसैलिनेशन क्या है? तो अब क्या बता देंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका, यह पर्यावरण की सफाई का प्रक्रिया है, ठीक है, डिस्टिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धपातक पदार्थ नहीं है? तो क्या कर देंगे? ऊर्ध्वपातक वही जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए। तो कौन सा नहीं है? सोडियम सल्फेट नहीं है, बाकी सब है। कपूर है, अमोनिया क्लोराइड है, नेफ्थीन है, जलाने पर गैस बन जाता है, वही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? यानी कि इसमें से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनिया क्लोराइड का किया जा सकता है क्योंकि इसको गर्म करेंगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो क्या हो जाएगा? वो ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन एक ही चीज है। सोडियम क्लोराइड को अलग करना है तो क्या करेंगे? ऊर्ध्वपातन कर दीजिए, बाहर हो जाएगा वो। 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग कीपो और फलन द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल और पानी। कीप द्वारा अलग किया जाता है कि नहीं? समुद्र के पानी का अवलवणीय मतलब डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से क्या है एक? तो क्या बता देंगे उसको? आसवन विधि। कौन सा विधि है? आसवन विधि। NaCl NaHCl मिश्रण के पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नमी। एक सतह की घटना है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाष्पीकरण। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था के रूपांतरण ऊर्ध्वपातन। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजर के बिना एक पदार्थ का एक ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में जा रहा है।
द्रव के ठोस में परिवर्तित प्रक्रिया क्या कहता है? द्रव से ठोस में आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? हिमीकरण। हाइड्रा हाइड्रोक्साइड आयनों के उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा आंसर? विलयन उच्च पीएच मान वाले क्या होते हैं? क्षारकीय विलयन होते हैं। CuCl2 विलयन का रंग क्या होता है? इसको कहते हैं लाल और हरा होता है, ठीक है। हरा कशिश, लाल कशिश इसको बोला जाता है, वो इसे ध्यान रखिए। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? मेंडल ब्राउन ने। नाम वैसे है मेंडल ब्राउन, सब ब्राउन है, ध्यान रखिएगा। दो या अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो क्या कह देंगे? विलयन। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा ये आपका? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये देखिए, 1 बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम में 47 ग्राम है, तो प्रतिशत बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 12.61 ग्राम, प्रतिशत निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट लेकर जरूर आएंगे आगे। धन्यवाद।